सिकल सेल एनीमिया दूसरी बीमारी है जिसमें प्रीडोमिनेटली इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस होती है, ठीक है ना। सिकल सेल एनीमिया, ये देखें निमोनिक है हमारा स्कार, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन होती है इसमें, ठीक है ना। कहाँ होती है? बीटा चेन में होती है, ठीक है ना। बीटा चेन में हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में ये म्यूटेशन होती है और इस म्यूटेशन के नतीजे में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना, जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, इस रिप्लेस बाय वेलिन जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? ग्लूटामिक एसिड पहले जी आता है तो जी को रिप्लेस करती है वी, ठीक है। तो गाना किस में गाता है? प्यार में ना। तो ये हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। फिलिक मतलब लव, ठीक है, ठीक है। तो इसको इस तरह आपने याद रखना। याद रखें, एक सिकल सेल डिजीज़ में जो म्यूटेशन होती है ना, वो मिस सेंस म्यूटेशन होती है, याद रखें। ये अक्सर निमोनिक आता है, एमसीक्यू आता है। सिकल सेल डिजीज़ में कौन सी क्या कहते हैं म्यूटेशन होती है? मिस सेंस म्यूटेशन, ठीक है ना। ये जीन देखें 10% जो हब्शियों में होता है, ठीक है। अफ्रीकन जो डिसेंट हब्शी होते हैं उनमें होता है और ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के अगेंस्ट ये प्रोटेक्टिव होता है। दूसरा क्या था? थैलेसीमिया में भी ये प्रोटेक्टिव था, ठीक है ना। ठीक है ना। थैलेसीमिया में भी हमने देखा था कि इसके जो कैरियर्स थे जीन के वो प्रोटेक्टेड होते थे अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के मलेरिया से, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखें जो सिकल सेल डिजीज़ होती है जिसका जिक्र मैंने इधर भी किया था, इसमें क्या होता है? मिस सेंस म्यूटेशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 2 एबनॉर्मल बीटा जीन्स होते हैं। ये देखें एबनॉर्मल को मैं कैसे लिखता हूँ? ये देखें ऐसे करके इसको, इस साइन को मैं एबनॉर्मल समझता हूँ, ठीक है। एबनॉर्मल बीटा जीन्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? 90% से भी ज़्यादा हीमोग्लोबिन एस होता है आरबीसीज में, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास कितने बीटा जीन्स होते हैं? 2 बीटा जीन्स होते हैं ना। तो देखें एक ये बीटा जीन है, एक ये बीटा जीन है, ठीक है। लेकिन अब ये दोनों जीन्स म्यूटेट हो गए, फॉर एग्जांपल ये दोनों एबनॉर्मल हो गए म्यूटेशन के बाद, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे बीटा जीन म्यूटेटेड, ठीक है, सिकल्ड बीटा जीन, ठीक है। ये भी सिकल्ड बीटा जीन अगर आप कहें फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अब ये जीन है ना, ये जीन, अब ये जीन क्या प्रोड्यूस करेगा? ये जीन जब बीटा बीटा बनाएगा तो फिर बीटा और बीटा पे जब मिलेंगे तो इस तरह के बीटा 2 डायमर्स होंगे ना। ये देखें इस तरह बीटा 2 डायमर्स होंगे। अब ये डायमर्स नॉर्मल डायमर्स नहीं है, ये सिकल्ड हैं। ये देखें एस लगा हुआ, ये म्यूटेटेड है, ठीक है। अब म्यूटेटेड, अब ये फिर क्या करेंगे? अल्फ़ा के साथ मिलेंगे, अल्फ़ा 2 बीटा 2। ये नॉर्मल है ना, लेकिन ये तो है सिकल्ड, ठीक है। ये देखें अल्फ़ा 2 बीटा 2, ठीक है। ये तो नॉर्मल है लेकिन ये तो है सिकल्ड, तो इसको हम ये, ठीक है। तो ये जो है इसको हम हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, ठीक है ना, सिकल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि जो सिकल सेल डिजीज़ में हीमोग्लोबिन एस बनता है, कौन सा? अल्फ़ा 2 बीटा 2 एस, ठीक है। तो ये बनता है, और ये क्यों? क्योंकि इसमें मिस सेंस म्यूटेशन होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये क्या होता है? ग्रेटर देन 90% होता है ये वाला हीमोग्लोबिन आरबीसीज में, ठीक है ना। अब ये हीमोग्लोबिन एस ये है क्या चीज़ यार? इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? देखो हीमोग्लोबिन एस, इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है? ये देखें, ये जब भी आप इसी तरह के हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेट कर दो ना, या फिर इसको इस तरह के स्ट्रेस में डाल दो, फॉर एग्जांपल कौन से स्ट्रेस? HAD, हाइपोक्सीमिया, एसिडोसिस या डिहाइड्रेशन जैसे स्ट्रेस में डाल दो, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेट करो या फिर हाइपोक्सीमिया, एसिडोसिस या डिहाइड्रेशन जैसे स्ट्रेस में डाल दो, तो ये बेचारा क्या होता है? ये पॉलीमराइज होता है, इसके पॉलीमर्स बनते हैं, और ये पॉलीमर्स नीडल शेप पॉलीमर्स बनते हैं, इस तरह के पॉलीमर्स बनते हैं, ठीक है ना। और इनकी जब एग्रीगेशन होती है ना, इस तरह के पॉलीमर्स की जब एग्रीगेशन होती है आरबीसी के अंदर, तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है ना। तो होता क्या है कि आरबीसी का सेल जो है ना वो एक सिकल पता है ना आपको, दरांती, इस तरह की शेप इख्तियार कर जाता है सेल, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सिकल शेप ये इसकी आरबीसी की शेप हो जाती है। याद रखें ये पॉलीमराइजेशन है, ठीक है ना, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है। एमसीक्यूज में ये भी आता है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है, ये पॉलीमराइजेशन है और ये रिवर्सिबल होती है, अच्छा, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखा दूं तो सिकल सेल्स देखें, ये आपको सिकल सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखें इधर भी एक सिकल होने की कोशिश कर रहा है, ये देखें, सही है, ठीक है ना। अगेन याद रखें कि जो रिस्क ऑफ सिकलिंग क्या कौन कौन से? HAD, हाइपोक्सीमिया, एसिडोसिस, डिहाइड्रेशन और फिर ये हमारी डीऑक्सीजनेशन, ठीक है ना। तो ये 3 रिस्क फैक्टर्स हैं सिकलिंग के लिए, ठीक है। तो ये तो थे रिस्क फैक्टर्स फॉर सिकलिंग। अब प्रोटेक्टिव फॉर सिकलिंग क्या है? देखें हीमोग्लोबिन F होता है ना बॉडी में, अगर हीमोग्लोबिन F हो तो ये सिकलिंग से रोकता है बॉडी को, ठीक है ना। इसीलिए जो इनिशियल फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ में हीमोग्लोबिन F होता है बॉडी में, और इसकी वजह से सिकलिंग नहीं होती, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें अगर हाइड्रोक्सी यूरिया
ठीक है ना। अगर हाइड्रोक्सी यूरिया से ट्रीटमेंट किया जाए तो ये भी हीमोग्लोबिन एफ लेवल्स इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से प्रोसिक्लिंग कम हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए इनिशियल जो 6 महीने तक पेशेंट की पैदाइश के बाद, बर्थ के बाद देखो तो 6 महीने तक पेशेंट प्रेजेंट नहीं करता, 6 महीने के बाद प्रेजेंट करता है सिकलिंग वगैरह के साथ। ठीक है, वो इसलिए कि ये हीमोग्लोबिन एफ होता है उनके अंदर, इसीलिए हिस्ट्री भी, पेशेंट की हिस्ट्री अक्सर देखें ना एमसीक्यूज़ में, वो भी इसी तरह की ही होती है सिकल सेल के पेशेंट की। ठीक है ना। तो हाइड्रोक्सी यूरिया की ट्रीटमेंट से हीमोग्लोबिन एफ बढ़ता है, जिसकी वजह से सिकलिंग कम करने में हेल्प मिलती है, याद रखें। अच्छा, उसके बाद देखें कि जो सेल्स होते हैं ना, ये हमारे आरबीसीज, जब भी मैं सेल्स की बात करूँ तो ये आरबीसीज की बात है। ठीक है ना। तो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली वो सिकल होते हैं, फिर डी सिकल होते हैं, फिर सिकल होते हैं, फिर डी सिकल होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। जब कंटिन्यूस सिकलिंग एंड डी सिकलिंग होती है थ्रू, जब ये पास होते हैं माइक्रो सर्कुलेशन के थ्रू, तो उस दौरान क्या होता है कि आरबीसी मेम्ब्रेन डैमेज, एमडी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब सिकलिंग और डी सिकलिंग वाइल गोइंग थ्रू माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से जब मेम्ब्रेन डैमेज होती है, तो इसी मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से ही क्लिनिकल फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है ना जो आरबीसीज की, तो ये स्प्लीन के साइनोसाइड्स के थ्रू गुजरने नहीं पाते। फिर स्प्लीन क्या करता है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस आरबीसी, उसको पकड़ के खा जाता है, वही हीम को अलग करता है, आयरन को अलग, और उसके बाद वही ना देखें हीम को अलग करता है। ठीक है ना, ग्लोबिन को अलग करता है हीम से, फिर आयरन को अलग करता है, और बिलिरुबिन प्रोटोपोरफायरिन को अलग, उसको फिर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिनीमिया हो जाता है। ठीक है ना, ये देखें फिर जॉन्डिस हो जाता है, सही है ना। आयरन फिर यहाँ से रिसाइकल हो जाता है, यही सारे जो हमने एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस में पढ़ा था। ठीक है, फिर अनीमिया तो डेफिनेटली होगा ही होगा, यानी कि अनीमिया विद एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस के फीचर्स कौन कौन से, जॉन्डिस, अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, फिर जब अनकंजुगेटेड वही लीवर वाला मामला। ठीक है ना, तो जब लीवर उनको सारे के सारा कंजुगेट करके बाइल्स में डालता है तो बाइल स्टोन, बाइल गाल स्टोन्स बन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि प्रीडोमिनेंट जो मेथड ऑफ हेमोलिसिस है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर, लेकिन कुछ इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज हेप्टोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन बाहर आता है हेप्टोग्लोबिन उसको पकड़ लेता है। ठीक है ना, तो इसी तरह फ्री हेप्टोग्लोबिन कम हो जाता है और टारगेट सेल्स भी आ जाते हैं। टारगेट सेल्स का आपको पता है ना, इस तरह के, ठीक है, मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन की वजह से हेमोग्लोबिन इधर एक्यूमुलेट होता है बीच में, और जब ऊपर से आप देखते हैं तो इस तरह का आपको ये टारगेट सेल नज़र आता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि कुछ एक्सटेंट तक इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस भी हो जाती है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखें इस तरह के पेशेंट्स में मैसिव इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है, ईएच, इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया। जब मैसिव इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है तो ठीक है ना, हेमेटोपोइसिस जो होती है ना वो एक्सटेंड कर जाती है, क्या स्कल तक जाती है, स्कल में शुरू हो जाती है, फेशियल बोन्स में शुरू हो जाती है, स्कल में फिर क्रू कट अपीयरेंस आपको नजर आएगी, फेशियल बोन्स में चिपमंक फेजिस नजर आएंगे आपको एक्सरे में। ठीक है, इसी तरह एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस भी शुरू होती है, कहाँ कहाँ, लीवर में। देखें द नेक्स्ट जो प्लेस है ना बोन मेरो के अलावा, वो है लीवर है सबसे पहले, उसके बाद स्प्लीन भी होती है। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा मेड्यूलरी, ठीक है ना, तो इसलिए इनमें क्या होती है, हेपेटोमेगेली हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह के पेशेंट्स में। ठीक है ना, लेकिन इस तरह के पेशेंट्स में क्या होता है, स्प्लीन नहीं होता, क्योंकि ठीक है ना, तो इस तरह के पेशेंट स्प्लीन क्यों नहीं होता ये हम बाद में बात करेंगे। बहरहाल प्रीडोमिनेटली हेमेटोपोइसिस कहाँ होती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस लीवर में होती है, इसकी वजह से हेपेटोमेगेली होती है। ठीक है, फिर वही सेम जो स्टोरी केस में पार्वोवायरस B19 की वजह से एप्लास्टिक क्राइसिस आ सकता है इस तरह के पेशेंट्स में। ठीक है, जैसे बीटा थैलेसीमिया में आ रहा था। ठीक है ना, उसके बाद देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये कंडीशन बढ़ती जाती है, ख़राब होती जाती है, तो सिकलिंग हमने पहले कहा था ना ये रिवर्सिबल होती है, तो ये सिकलिंग जो होती है ना इरिवर्सिबल सिकलिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वेजो ओक्लूजन होती है, और उस वेजो ओक्लूजन के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल एंडेक्टाइलाइटिस वगैरह जो हम पढ़ेंगे वो होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, अब जो वेजो ओक्लूजन की पहली जो कॉम्प्लिकेशन हम पढ़ेंगे वो डेक्टाइलाइटिस वही है। ठीक है ना, जिसकी वजह से किसकी वजह से होती है, ये रिवर्सिबल सिकलिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से जब वेजो ओक्लूजन होती है ना तो ये हाथ और पाँव इसमें सूज जाते हैं। ठीक है ना, पाँव सूज जाते हैं, ये क्यों सूज जाते हैं, बिकॉज ऑफ वेजो ओक्लूजन होती है, और वेजो ओक्लूजन का रिजल्ट क्या होता है, इन्फॉक्शन। ठीक है ना, इन जगहों में इन्फॉक्शन हो जाती है। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, याद रखें डेक्टाइलाइटिस कॉमन प्रेजेंटिंग साइन होता है इन्फेंट्स में।
ठीक है ना। इन्फेंट्स में सबसे पहले ये आपको नज़र आएगा, इसीलिए वो हाथ भी आपको अक्सर, आपने वो हाथ याद होगा आपको जो अक्सर पिक्चर्स में आप देखते हैं, ठीक है ना, स्वोलन हाथ, ठीक है ना। तो उसको अक्सर देखो तो वो 6 मंथ्स ओल्ड बच्चा होता है और अफ्रीकन डिसेंट का बच्चा होता है बेचारा, उसका हाथ, फेमस हाथ वाली पिक्चर अक्सर आपको नज़र आएगी जगह जगह, ठीक है ना। तो वो उसको असल में सिकल सेल एनीमिया की वजह से डेक्टाइलाइटिस हुआ होता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल सिकलिंग होती है, वेनो ओक्लूजन होता है, वेनो ओक्लूजन के बाद इन्फेक्शन शुरू हो जाती है उसको, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि जो वेजो ओक्लूसिव जो क्राइसिस होता है, वेजो ओक्लूजन की जो कॉम्प्लिकेशंस में, एक तो हमने डेक्टाइलाइटिस पढ़ा, दूसरा देखें वेजो ओक्लूजन होती है स्प्लीन में। स्प्लीन में जब वेजो ओक्लूजन होती है ना, सीवियर रिकरेंट वेजो ओक्लूजन, तो स्प्लीन क्या होता है, फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, इधर इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्प्लीन श्रंकन होता है और स्प्लीन की सेल्फ ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो जाती है, ठीक है, ऑटो स्प्लीनेक्टमी। इसीलिए मैंने इधर कहा था कि इस तरह के पेशेंट में स्प्लीन तो होता नहीं है बेचारों में, ठीक है। तो लिवर में एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होती है, जिसकी वजह से हेपेटोमेगेली हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने इधर स्प्लीनोमेगेली इसलिए मेंशन नहीं किया, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब स्प्लीन नहीं है, ऑटो स्प्लीनेक्टमी हो गई है इस पेशेंट पे, तो जब स्प्लीन का लॉस हो तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब स्प्लीन का लॉस हुआ है, ऑटो स्प्लीनेक्टमी हुई है, तो द मेन सोर्स ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। जब खत्म हो चुका है तो इस तरह के पेशेंट्स में फिर एनकैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, स्प्लीन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, निजेरिया, हीमोफिलस, ठीक है, ये सारे के सारे अटैक करना शुरू हो जाते हैं और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है चिल्ड्रन में, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद देखें कि जो सेकंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ जो ऑटोस्प्लीनेक्टमी है वो है इन्फेक्शन विद सल्मोनेला टाइफी, और ये इन्फेक्शन कौन सी कराता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस कराता है। याद रखें, ओवरऑल जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस है वो स्टेफ ऑरियस है, ठीक है ना। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जिनमें ऑटोस्प्लीनेक्टमी हुई पड़ी है, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज सल्मोनेला, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस सल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद जो थर्ड कॉम्प्लिकेशन है वही हॉवल जॉली बॉडीज, ये इसके बारे में हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं, ये असल में स्प्लीन का काम होता है ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स निकालना। तो जब स्प्लीन होता ही नहीं है तो ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स के साथ ही ये आरबीसी घूम रही होती है, इसी को हॉवल जॉली बॉडी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सिकल सेल के पेशेंट्स में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है, ये एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस होता है, किसमें, पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन में, पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और लंग इन्फिल्ट्रेट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो है ये तीन चीज़ें, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लंग इन्फिल्ट्रेट्स, देखें ये है CIS, ठीक है, चेस्ट पेन, इन्फिल्ट्रेट्स इन द लंग्स और SOB, ठीक है। ये इट इज़ ऑफन इन्फिल्ट्रेटेड बाय न्यूमोनिया, ठीक है ना, या सॉरी इट इज़ ऑफन प्रिसिपिटेटेड बाय न्यूमोनिया। देखें होता क्या है, सबसे पहले लंग इन्फेक्शन होती है, लंग इन्फेक्शन होती है, जब इन्फेक्शन होती है तो वेजोडाइलेटर्स रिलीज होते हैं। वेजोडाइलेटर्स क्या करते हैं, ये ब्लड फ्लो को कम करते हैं। जब वे ब्लड फ्लो कम करते हैं ना, तो RBC का जो ट्रांजिट टाइम होता है ना थ्रू माइक्रो सर्कुलेशन, वो कम हो जाता है। जब कम हो जाता है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं ना, ठीक है ना। तो डीऑक्सीजनेशन का वो बढ़ जाता है, जब डीऑक्सीजन बढ़ती है तो सिकलिंग बढ़ती है, जब सिकलिंग बढ़ती है तो फिर ये कॉम्प्लिकेशंस आपको हो जाती हैं, ठीक है ना, चेस्ट पेन, SOB, इन्फिल्ट्रेट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। याद रखें, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम इन सिकल सेल डिजीज इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एडल्ट्स, जबकि हमने मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन जो इन्फेंट्स हमने क्या पढ़ा था पीछे, ये देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन हमने क्या पढ़ा था, ये इन्फेक्शन विद इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है ना। सिकल सेल डिजीज़ के पेशेंट को फिर पेन क्राइसिस होता है, जगह जगह इनकी वेनो ओक्लूजन हो जाती है, बोन्स में, अदर ऑर्गन्स में, जितनी भी, फॉर एग्जांपल पेनिस में भी, ठीक है। तो ये पेन क्राइसिस हो जाती है इस तरह के पेशेंट्स को, ठीक है ना। इसके अलावा देखें किडनी में अगर वेनो ओक्लूसिव क्राइसिस हो जाए तो क्या होता है, रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रॉस इमेच्यूरिया नज़र आएगा पेशेंट को और प्रोटीन यूरिया नज़र आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस ये हो जाती हैं सिकल सेल डिजीज़ में, देखें, ठीक है ना। अब देखें सिकल सेल ट्रेट क्या होता है। सिकल सेल ट्रेट जो होता है ना, ये असल में होता है जो होता है ना, इसमें म्यूटेटेड जीन होता है, एक इसमें म्यूटेटेड जीन होता है और एक जीन होता है ना,
एक जीन होता है ना वो नॉर्मल होता है, एक सिकल जीन होता है, एक नॉर्मल जीन होता है। इसमें क्या होता है 50% से कम, लेस देन 50% आपको हीमोग्लोबिन एस नज़र आएगा आरबीसीज में, ठीक है। ठीक है ना। अब देखें ये जो जीन है ना, फॉर एग्जांपल ये जो जीन, ये सिकल जीन है, तो ये बना रहा है, कौन बना रहा है, ये बीटा 2 सिकल बना रहा है। ये जो जीन है ये बीटा 2 नॉर्मल बना रहा है ना, ये नॉर्मल मैं बता देता हूँ, ठीक है, नॉर्मल। अब इनके साथ देखो अल्फा 2 लग रहा है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ये सिकल और अल्फा 2 बीटा 2, ये देखें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमारा हीमोग्लोबिन ए है और ये हमारा जो है हीमोग्लोबिन एस है। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ए इज़ मोर एफिशिएंट इसमें होती है, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन मोर एफिशिएंट होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एस इतनी एफिशिएंट नहीं होती, इसलिए ग्रेटर देन 50% आपके पास हीमोग्लोबिन ए आता है, लेस देन 50% आपके पास हीमोग्लोबिन एस। अक्सर एमसीक्यूज़ में देखेंगे 40%, 45% हीमोग्लोबिन एस से, तो उस केस में आपको ये क्लिक क्या करना है, सिकल सेल ट्रेट क्लिक करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी क्यों है, ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको सिकलिंग के लिए ना, बॉडी की सिकलिंग के लिए, आरबीसी की सिकलिंग के लिए आपको एचबीएस आपके पास ग्रेटर देन 50% होना लाजमी है, ठीक है ना। तो सिकल सेल ट्रेट में क्या होता है, ट्रेट में हमारे पास हीमोग्लोबिन एस होता है ना, वो लेस देन 50% होता है, याद रखें, ठीक है, इसलिए सिकलिंग नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए जो सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट्स होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, दे डोंट सिकल। एक खास जगह है वहाँ पे सिकल सेल ट्रेट वाले पेशेंट भी सिकलिंग शुरू करते हैं, वो कौन सी है, वो कौन सी जगह है, वो है रीनल मेड्यूला में, ठीक है ना। देखो रीनल मेड्यूला में ये इनकी सिकलिंग होती है, ठीक है ना, रीनल मेड्यूला में, ठीक है, ठीक है ना। आप देखें रीनल मेड्यूला में जो क्या होता है पता है, सिकलिंग क्यों होती है ये देखते हैं, ठीक है। इधर एक्सट्रीम हाइपोक्सिया होता है इस जगह में, ठीक है ना, और साथ में इधर हाइपरटोनिसिटी होती है, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होती है, सिकलिंग ज़्यादा होती है। इट्स इवन सिकल सेल ट्रेट वाले भी इस जगह में सिकलिंग करते हैं। जब सिकलिंग होती है तो फिर माइक्रो इन्फॉक्शंस डेवलप कर जाते हैं। माइक्रो इन्फॉक्शंस जब डेवलप कर जाते हैं ना, तो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया होता है शुरू में, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, इस तरह के पेशेंट्स में डिक्रीज़ होती है एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन, क्योंकि कंसनट्रेटर जो होता है ना वो मेडुला में ही होता है, ये आपको पता होगा, रीनल मेडुला में, ठीक है। तो ये डिक्रीज एबिलिटी टू कंसनट्रेट यूरिन इसी की वजह से होती है सिकल ट्रेट में, ठीक है, ठीक है ना। अब इनमें लैब फाइंडिंग्स क्या क्या होंगे देखें, सिकल सेल्स होंगे और टारगेट सेल्स होंगे। ये किस में होंगे, सिकल सेल डिजीज़ में होंगे, लेकिन सिकल सेल ट्रेट में ये आपको नज़र नहीं आएंगे। सिकल सेल्स और टारगेट सेल्स आपको सिर्फ और सिर्फ सिकल सेल डिजीज़ में नजर आएंगे, क्योंकि ट्रेट में तो सिकलिंग होती ही नहीं है एक्सेप्ट रीनल मेडुला में, ठीक है। ट्रेट में, सिकल सेल ट्रेट में सिकलिंग होती ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें इसके अलावा मेटाबाइसल्फाइड स्क्रीन होती है ना, वो पॉजिटिव होती है, किस में, सिकल सेल डिजीज़ में भी ये पॉजिटिव होती है, सिकल सेल ट्रेट में भी पॉजिटिव होती है। मेटाबाइसल्फाइड एक ऐसा केमिकल है जो सेल्स को ना, सेल्स को सिकल कराता है, चाहे हीमोग्लोबिन एस कितनी भी हो, हीमोग्लोबिन एस चाहे 10% हो, 5% हो, ठीक है, ये सेल्स को क्या कराता है, सिकल कराता है, सिकलिंग कराता है सेल्स की, ठीक है ना। याद रखें कि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है सिकल सेल ट्रेट के लिए, ठीक है, क्योंकि ये एक इवन एक सेल में भी आपको ये सिकलिंग करा के दे सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इस तरह के पेशेंट्स में क्या होती है, हमें हेल्प करती है प्रेजेंस एंड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन एस बताने में हमारा क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अगर डिजीज़ है यानी कि सिकल सेल डिजीज़ है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस 90% शो होगा ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस, हीमोग्लोबिन एफ 8% और हीमोग्लोबिन ए 2%, ठीक है ना। याद रखें इसमें हीमोग्लोबिन ए होगा ही नहीं डिजीज़ में, क्योंकि हीमोग्लोबिन ए अल्फा 2 बीटा 2 पे मुश्तमिल होता है ना, तो बीटा 2 इसमें होती ही नहीं है, ठीक है। दोनों चेन्स इसमें जो बीटा 2 के दोनों चेन्स जो होते हैं सिकल्ड होते हैं, ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन ए नहीं होता, ठीक है ना। नॉर्मल बीटा चेन होती ही नहीं है, ये वाली चेन नॉर्मल होती ही नहीं है बॉडी में, तो फिर हीमोग्लोबिन ए कहाँ से आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ट्रेट की बात करें, ठीक है ना, तो ये तो डिजीज़ था सिकल सेल डिजीज़, हम सिकल सेल ट्रेट की बात करें तो हीमोग्लोबिन एस क्या होता है, वो इसमें 50 सॉरी हमने कहा था ना 43% होता है, ठीक है, कि ट्रेट में आपको पता है ना ये कम होता है, 50% से कम होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन एस। अच्छा हीमोग्लोबिन ए कितना होता है, फिर इसमें 55% होता है, डेफिनेटली 50 से ज़्यादा होगा, और हीमोग्लोबिन ए 2 जो है इसमें, ठीक है ना, इसमें 2% होता है, ठीक है ना। और याद रखें ए क्यों हीमोग्लोबिन ए अगेन, ठीक है ना, हमने कहा था ना कि ए इज़ इक्वल टू अल्फा 2 बीटा 2, ठीक है ना। तो ये जो एस है इसमें एक चेन नॉर्मल होती है, एक चेन सिकल
सिकल, एक जीन नॉर्मल होता है, एक जीन सिकलिंग वाला जीन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ए की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये 55 यानी कि 50 से ग्रेटर आपको नज़र आएगा ट्रेट में, ठीक है ना।